हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी ऐप पर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इंग्लिश की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। हमने इंग्लिश की पहले 2 क्लास की थी। पहले नाउन किया था, उसके बाद प्रोनाउन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें। आज हम उससे आगे अपने तीसरे टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है वर्ब। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और कहना चाहता हूं, अगर किसी ने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ब। वर्ब क्या होता है? ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। एक ऐसा शब्द जो किसी काम के करने को या होने को बताए उसे वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रिंग है, हैपन है, बी है, डू है, एक्सेट्रा। इसके बाद हम और एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस के रूप में। ही रीड्स ए नावल, वह एक नावल पढ़ता है, तो इसमें वर्ब है रीड्स, तो यह क्या है? वो पढ़ता है, काम करता है, तो वो डूइंग में आ गई। ही इज ए स्टूडेंट, वो क्या है? एक विद्यार्थी है, तो इसमें वर्ब क्या आ गई? बीइंग के रूप में। क्या नहीं किया है? वो एक विद्यार्थी है, तो जो इज है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वर्ब 2 प्रकार की होती है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? ये भी 3 प्रकार की होती हैं, प्रिंसिपल, मोडाल्स और सेमी मोडाल। प्रिंसिपल में कौन कौन सी आएगी? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। और मोडाल्स में विल, शैल, वुड, शुड, कैन, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to। और सेमी मोडाल में नीड, डेयर, यूज्ड टू। चलिए हम बात करते हैं अपनी मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब 3 प्रकार की मानी जाती हैं, लेकिन 3 प्रकार और उसके विपरीत होते हैं। जैसे पहली टाइप है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट और इनफाइनाइट। उसके बाद 5 टाइप्स है मेन वर्ब की। वे कौन कौन सी होती हैं? पहले होती है प्लूरल प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर परफेक्ट, फिर कॉन्टिन्यूज और उसके बाद प्रेजेंट। हम मेन वर्ब को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, उसको प्लूरल प्रेजेंट बोलते हैं। सेकंड फॉर्म को पास्ट बोलते हैं, थर्ड को परफेक्ट बोलते हैं, फोर्थ को कॉन्टिन्यूज और प्रेजेंट को फिफ्थ। चलिए रेगुलर वर्ब देखते हैं। देखो, प्लूरल प्रेजेंट ईट हो गया, पास्ट एट हो गया, परफेक्ट ईटन हो गया, कॉन्टिन्यूज, सॉरी यहाँ पे कॉन्टिन्यूज में आएगा ईटिंग। कॉन्टिन्यूज में ऐसा आईएनजी का प्रयोग होगा, ईटिंग आएगा। और उसके बाद प्रेजेंट में फिफ्थ फॉर्म में ईट्स आएगा। इसी तरह इरेगुलर है, जैसे कट, 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 कटिंग और कट्स। ये हमारी प्लूरल प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूज और प्रेजेंट हो गई है। इसके बाद कुछ एक लिस्ट है इरेगुलर वर्ब की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो स्कूल लेवल हो या कॉलेज लेवल हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इनमें से एक वर्ब आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन जरूर होता है इंपॉर्टेंट। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है इरेगुलर वर्ब में कट, पुट, हिट, बिड, एक्सेट्रा। ज्यादा हम इस पे टाइम नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और इंट्रांजिटिव जिनमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। एक एग्जांपल आप देख लीजिएगा, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई है, तो ये क्या अपना पूरा का पूरा सेंटेंस बनता है, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो क्या हो गया? ये हमारा इंट्रांजिटिव हो गया। ठीक है। उसके बाद बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसमें हमने ऑब्जेक्ट जोड़ लिया, तो ये क्या हो गया? हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे कुछ एक एग्जांपल है, आप कर लेना। उसके बाद कुछ एक वर्ब के बारे में बात है, ऑब्जेक्ट लेते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का ही प्लूरल बनाते हैं। जो ऑब्जेक्ट लेगा तो उसमें हम क्या करेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब का ही प्लूरल बना देंगे, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो उसमें हम क्या करेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब का प्लूरल नहीं बनाएंगे। चलिए उसके बाद हम आगे करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब। ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो वह फाइनाइट वर्ब कहलाता है।
कोई भी ऐसी वर्ब जिसपे सब्जेक्ट अपना शासन दिखाए, यानी कि सब्जेक्ट के साथ ही वो वर्ब काम आए, तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन न हो उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे रूल देख लेना, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन बदलने से वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे कोई भी है सेंटेंस में सब्जेक्ट है, उसका हमने नंबर बदल दिया या पर्सन बदल दिया तो उसके वर्ब में भी उसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो वो वर्ब फाइनाइट कहलाएगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही है, ही के साथ हमने गोज लगा दिया, ठीक है, और इसको चेंज कर दिया दे में, तो दे के साथ क्या आएगा, गो, तो परिवर्तन हो गया ना, तो वो क्या होगा, हमारा फाइनाइट वर्ब। अगर परिवर्तन न हो तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट वर्ब। उसके बाद दूसरा रूल देखिएगा, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने से वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह वर्ब फाइनाइट कहलाता है, ठीक है ना। अगर यदि किसी भी सेंटेंस के टेंस को बदल दें, ठीक है ना, जैसे प्रेजेंट में बात है, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ही गोज टू स्कूल है, तो इसमें टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसको बदल दिया, ही वेंट टू स्कूल, तो ये क्या आ गया, पास्ट में आ गया वेंट, तो वो क्या होगा, हमारा परिवर्तन हो गया, तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। यदि ऐसा ना होता तो इनफाइनाइट वर्ब कहलाएगा, जैसे फ्यूचर में होता है। कुछ एक एग्जांपल है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर कर लेना इसको। ही गोज टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, आई गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। तो पहले गोज था, फिर गो हुआ, फिर वेंट हुआ, वैसे ही पहले ही सब्जेक्ट था, फिर आई हुआ, फिर ही हुआ, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देयर आर 3 मेंबर इन द फैमिली ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, कि जो है 3 हैं, वे कौन कौन से हैं, इन्फिनिटिव्स, जिरेंड, पार्टिसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल हर बार एग्जाम में आता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, इसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आएगा। तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल धीरे धीरे और अच्छे तरीके से इसको समझा पाऊं। पहले टाइप है इन्फिनिटीज, जो टू के पास प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जीरेंड क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। पार्टिसिपल क्या होगा, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट में हैविंग आएगा, HAVING, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा हर बार आता है। ए स्ट्रक्चरल सर्वे ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ये मैंने आपको बता दिया। इनफाइनाइट में जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, ठीक है। कुछ एक इसके एग्जाम्पल है, आप कर लेना। जैसे राइटिंग इज एन आर्ट, राइटिंग को सब्जेक्ट के रूप में ले लिया गया है, तो वो क्या बन गया, एक नाउन बन गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, जीरेंड कहलाएगा। वॉकिंग है तो वो भी जीरेंड कहलाएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट के रूप में हो या बीच में हो, आईएनजी लग गया तो वो जीरेंड होगा। व्हेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वो इनफाइनाइट एक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। आगे इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बताया है, ठीक है, और इनफाइनाइट बताया गया इसी की तरह, जैसे हमने अभी जीरेंड किया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म में रिटन आ जाएगा, उसमें राइटिंग आ गया था, ठीक है। कुछ एक रूल है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। देखो, टू प्लस में वर्ब की फॉर्म को एक सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे राइटिंग नहीं कहा था हमने, जीरेंड के रूप में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग, राइटिंग इज ए आर्ट। इसी तरह इसमें भी टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा, तो वो क्या होगा, सिंगुलर बन जाएगा, और क्या लेगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना, जब वो किसके रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो। जैसे टू स्लीप, यहाँ क्या आ गया, टू स्लीप सब्जेक्ट हो गया, इज नेसेसरी टू लाइफ, जीवन के लिए आवश्यकता है। इसी तरह अगला सेंटेंस आप देख लेना। दूसरा रूल है, इट मे बी यूज्ड एन ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। देखो जैसे एवरीबडी फियर्स टू डाई, सभी को मुंह से डर लगता है, तो टू डाई इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या था, सब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो देखना स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आएगा, मैं गारंटीड कहता हूं कि इसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आएगा। आप इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, साथ के साथ में आप इसको नोटबुक में उतार लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। इट मे बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, इसके एक एडजेक्टिव के रूप में भी और एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, इंग्लिश इज इजी टू लर्न, सीखने के लिए क्या है, इंग्लिश आसान है, तो इंग्लिश नाउन है और इजी यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो टू लर्न यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है। ही हैज नो मनी टू ट्राई, ठीक है, उसके पास मनी नहीं है मतलब कोशिश करने के लिए, तो नाउन को क्वालिफाई कर दिया, टू ट्राई ने, तो वो क्या, एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया था इजी को, तो टू लर्न ने, तो वो क्या हो गया था, एडवर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो गया। कुछ एक कॉमन एरर है, आप चाहे तो किसी भी बुक से कर लेना, ठीक है, चाहे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे देखते हैं। एक और रूल है, सब्जेक्ट के साथ में अगर अलाउ, एडवाइज, कंपेल, शो, अर्ग ऐसे ऐसे सेंटेंस दिए गए हैं और वर्ड दिए गए हैं, अगर ये सभी वर्ड हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो उनके साथ ऑब्जेक्ट प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे द सिचुएशन कंपेल्ड हिम टू लीव द सिटी, तो सिचुएशन उन्हें, उसको परिस्थिति ने मजबूर कर दिया था शहर छोड़ने के लिए, तो इसमें क्या हो गया, ये इसका रूल हो गया, सब्जेक्ट के साथ कंपेल्ड लग गया, फिर ऑब्जेक्ट लग गया, फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव आ गया और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। चलिए आगे हम बात करते हैं अब जीरेंड के बारे में। ठीक है, जीरेंड भी बहुत ही इसी की तरह इंपॉर्टेंट है। He does not mind to wait here. He does not mind to waiting here. He does not mind waiting here. तो इसमें क्या ठीक होगा, He does not mind waiting here. ठीक है, इसमें देखो, gerund may be used after these word. gerund किसके बाद यूज होता है, avoid, enjoy, mind, hate, etc. कुछ एक वर्ड है। ठीक है, He should avoid smoking, तो smoking क्या आ गया, यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया, तो मैंने बताया था, तो जो आईएनजी हो वो जीरेंड होगा, तो हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, जीरेंड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसका रूल है, यहाँ इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, वाज, वर, मैंने आपको पहले बताए थे, यू प्लस में यूज टू, एक कस्टम टू, एडिक्टेड टू, और ये क्या है, हैबिचुएटेड टू, ये मतलब कुछ एक शब्द है जो इनके साथ लगेंगे, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी वाली, प्लस में ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। देखो, मिस्टर शर्मा इज यूज्ड टू वर्किंग एट नाइट, नाइट आएगा ये, मिस्टर शर्मा क्या है, इज यूज्ड टू वर्किंग एट नाइट, तो स्ट्रक्चर में मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट हो गया, इज, एम, आर, वाज, वर्ब में इज आ गया, यूज्ड टू का प्रयोग हो गया, उसके बाद वर्किंग आईएनजी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, एट नाइट ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक और रूल है इसका, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, वाज, वर, फिर कुछ एक वर्ड और दिए गए हैं, कॉन्फिडेंट, डिजारियस, हेल्पफुल, टायर्ड ऑफ। अगर इस तरह के शब्द हो ना, देखो ये ऊपर भी देख लेना, कस्टम्ड, एडिक्टेड, हैबिचुएटेड, या अगर इस तरह के शब्द हो यूज्ड टू, तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरेंड। ठीक है, उसके साथ में जीरेंड का प्रयोग किया जाएगा। और इसी तरह कुछ एक शब्द आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इनके साथ भी जीरेंड का प्रयोग होगा, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं। जीरेंड में बी यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से पक्का आएगा, आई गारंटीड, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का आता है प्रीपोजिशन और जीरेंड के बारे में। ठीक है, मोहन इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मोहन क्या है, खाने का शौकीन है, तो यहाँ पे फॉन्ड ऑफ में क्या आ गया, प्रीपोजिशन आ गई, और ईटिंग क्या हो गया, अपना जीरेंड आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही सेव्ड हिज ब्रदर्स फ्रॉम ड्राउनिंग, ठीक है, तो उसने अपने भाई को डूबने से बचा लिया, तो फ्रॉम यहाँ क्या आ गया, प्रीपोजिशन हो गया, ड्राइंग क्या हो गया, जीरेंड आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से करना। कुछ एक और एग्जाम्पल आप कर लेना किसी भी बुक से।
उसके बाद हम करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। व्हेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है, वो एडजेक्टिव है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन शो एन इनफिनिशिड एक्शन, तो क्या दर्शा सकता है, इनफिनिशिड एक्शन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देख लेना। अब इनकी स्ट्रक्चर एक पेज पर लिख लेना, सब्जेक्ट प्लस में सी, फाइंड कैच, कुछ एक वर्ड मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट छाट के लिखे हैं जो हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप इनको थोड़े ध्यान से लिखना और ध्यान से ही करना। प्लस में ऑब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कुछ एक इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या किसी भी बुक से इनको सोल्व कर सकते हो। व्हेन और व्हाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हेन और व्हाइल के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। इसमें भी एक क्वेश्चन हो सकता है आज जाए, व्हेन और व्हाइल के बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। एग्जांपल है कमला साइड डियर व्हाइल वॉकिंग इन द जू। ठीक है ना। बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड, व्हेन के बाद क्रॉसिंग आ गया और व्हाइल के बाद वॉकिंग आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में। व्हेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के अंदर, तो उसको क्या कहा गया, पास्ट पार्टिसिपल। इसका एग्जांपल देखना, ही वाज कैरिंग ए लोडेड गन, वह एक लोडेड गन लेके आया। तो यहाँ पे गन क्या है, नाउन है, और लोडेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, और ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके बाद हम करते हैं बात परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, तो हैविंग के साथ क्या आएगा, टेकन, हैड यानी ईटन थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, आप कर लेना। इसके कुछ एक एग्जांपल है, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट टू हाउस। ठीक है ना, तो हैविंग यहाँ क्या है, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं इसलिए मैं घर चला गया था। अब कुछ एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बिल्कुल सामने आपके एक ग्राफ बना के शो की है, आप इनको देखना और अच्छे से समझ भी लेना। देखो वर्ब टू बी, बी की वर्ब कौन कौन सी होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल प्रेजेंट में एम आर होगी। ठीक है ना, जैसे इज एम आर कहते हैं हम, एम आर होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में वाज वर होगी, थर्ड में बीन होगी, फोर्थ में बीइंग होगी, और फिफ्थ में प्रेजेंट में इज होगी। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। जो वर्ब की डू की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में डू होगी, सेकंड में डिग्ड होगी, थर्ड में डन होगी, फोर्थ में डूइंग होगी, और फिफ्थ में डज होगी। ठीक है, इसी तरह हैव की है, नीड की है, डेयर की है, विल की है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आसान तरीके से अपने तरीके से याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कई बार पेपर में। बी की पास्ट फॉर्म कौन सी होगी, तो हम क्या करते हैं, बी की पास्ट तो वाज ही होती है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो क्या होगी, प्लूरल प्रेजेंट में एम और आर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ जैसे भी किया जाता है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर ध्यान से याद करिएगा। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बताया था इज, एम, वर, वाज, वर, मोडल्स वाले, सेमी मोडल्स वाले, उनके बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। ठीक है, देखो ही हैज गॉन, सेंटेंस एक एग्जांपल दिया गया, ही हैज गॉन, तो ये क्या है, मेन वर्ब से पहले हैज आ गया, तो ये क्या होगी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए बल्कि कोई नाउन या ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कहलाएगी। ठीक है ना, आप समझ गए होगे। यदि किसी भी ये मतलब इज, एम, आर के बाद मेन वर्ब न हो, ठीक है, इसके बाद कोई भी नाउन हो या ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या होगा, मेन वर्ब कहलाएगी। ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी बल्कि मेन वर्ब कहलाएगी। ठीक है, जैसे आई हैव ए कार है एग्जाम्पल में, या आई हैड ए कार है, तो कार क्या है, नाउन है, तो ये क्या होगा, है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा बल्कि मेन
वर्ब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज किया जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज किया जाएगा, ये तो कोई खास बात नहीं है। जबकि मेन वर्ब के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, हर उस बच्चे तक पहुंचाना जो इंग्लिश की अच्छे से तैयारी करना चाहता है और कर नहीं पाता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट, बाय, जय हिंद, जय भारत।